students, today I'll discuss about capillary rise. कैपिलरी राइज एक्चुअल में क्या है उसको समझते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से। मान लो हमारे पास एक कंटेनर है कुछ इस तरीके से और कंटेनर में वाटर प्लेस कर दिए हैं इस तरीके से। जो रेड कलर में डॉटेड लाइन से आपको दिख रहा है वो वाटर हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किए हैं। और इसमें यदि मैं एक ग्लास ट्यूब को कुछ इस तरीके से प्लेस कर दूँ, यदि ग्लास ट्यूब को इसके अंदर डालेंगे तो 100% आप देखोगे कि पानी जो है सो ऊपर की तरफ चढ़ जाता है। यदि आप किसी भी नैरो ट्यूब को यदि आप किसी भी लिक्विड में डालेंगे तो वो 100% ऊपर की तरफ चढ़ेगा। तो हम लोग वो चीज़ को देखते हैं और यही पानी का ऊपर चढ़ना ही कहलाता है कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज मतलब एक कैपिलरी ट्यूब में पानी का ऊपर चढ़ना, ये हो जाता है कैपिलरी राइज, उसको बोला जाता है। और कंडीशन ये है कि पानी जब इसके ऊपर चढ़ता है तो अंदर क्या होता है ना कि पानी जैसे कुछ इस तरीके का शेप बनाएगा, मतलब ट्यूब है तो सर्कल टाइप से कुछ इस तरीके का दिखेगा और बीच में थोड़ा डीप होता है, बीच में थोड़ा डीप होता है इंटरमोलिकुलर वाटर का इंटरमोलिकुलर फोर्स के कारण, इस तरीके से कह सकते हैं। और यदि बोलोगे कि ठीक है बीच में डीप होता है, इधर किनारे क्यों डीप नहीं होता है, इसका कारण है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ द वाटर एंड ग्लास मॉलिक्यूल। ग्लास मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल के यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, यहाँ भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसके कारण क्या होता है, देखो हम कुछ इस तरीके से आपको समझाते हैं। मान लो ये वाटर का लेयर है कुछ इस तरीके से इनिशियली, जब तक अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। जब अट्रैक्ट नहीं होता तो कुछ इस तरीके का शेप बनाता, मतलब पूरा सरफेस जो है सो प्लेन होता ऊपर में। लेकिन होता क्या है ना कि यहाँ जो है ये वो क्या बोल सकते हो, वाटर का मॉलिक्यूल जो है नीचे की तरफ खींचता है, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है तो नीचे की तरफ खींचता है। और यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे ग्लास जो है उसको ऊपर की तरफ खींचता है। ग्लास का मॉलिक्यूल और वाटर मॉलिक्यूल दोनों के बीच अट्रैक्शन होने के कारण यहाँ पे डीप नहीं होता, यहाँ पे डीप नहीं होता, लेकिन बीच में डीप हो जाता है क्योंकि अपना मॉलिक्यूल के साथ वो अट्रैक्शन रखता है। या तो एक तरीके से ऐसा बोलो कि इस किनारे पर और इस किनारे पे वो इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होने के कारण इसको ऊपर की तरफ खींच रहा है, इधर ऊपर की तरफ खींच रहा है, जिसके कारण बीच में हमको डिप के जैसा दिख रहा है, डिप जैसा दिख रहा है। तो यदि डिप टाइप से दिखेगा तो कैसा बस शेप बना देगा, कुछ इस टाइप का शेप बना देगा, कुछ इस टाइप का। और इस शेप को बोला जाता है कॉनकेव शेप। तो आप जब भी मतलब ये बहुत कम डीप होता है, बहुत ज़्यादा डीप तो इसको नहीं कर सकते हैं आपको, मतलब ये क्या बोल सकते हो, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से डीप है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको शेप मिलता है। यदि वाटर किसी कैपिलरी ट्यूब में ऊपर की तरफ चढ़ता है तो वहाँ पे आपको जो शेप मिलता है दैट वन शेप इज द कॉनकेव शेप। एक कॉनकेव है, ठीक है। और यही चीज़ यदि इसके अंदर हम मर्क्यूरी को लेते, मर्क्यूरी को लेते तो उसका शेप कॉनकेव कॉन्वेक्स बनता, बिकॉज मरकरी का मॉलिक्यूल जो है उसका जो एडहेसिव प्रॉपर्टी है वो उसके पास नहीं है, उसके पास सिर्फ और सिर्फ कोहेसिव प्रॉपर्टी है। कोहेसिव मीन्स अपने मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट होना, और एडहेसिव का मतलब होता है दूसरे मॉलिक्यूल, मतलब वाटर मॉलिक्यूल और दूसरा जो भी मटेरियल उसके अंदर गया उसके मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा। इसलिए तो देखते हैं हम लोग कि ग्लास में यदि हम पानी को रखते हैं तो वो चिपक जाता है उसके साथ, लेकिन वही चीज़ यदि हम मरकरी को ग्लास पे रखेंगे तो कभी नहीं चिपकता वो। अब हाथ में मर्क्यूरी को लेको देखो, हाथ पे मरकरी को रखोगे ना तो मरकरी कभी आपके हाथ सरफेस को टच नहीं करेगा, ये हिलता रहेगा, मतलब इधर उधर डोलता रहेगा। तो मर्क्यूरी जो है वो मतलब दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट नहीं होता है। तो डिपेंड करता है, ठीक है। एडहेसिव मतलब डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन, और कोहेसिव मतलब अपने मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन। तो किसी का ज़्यादा एडहेसिव प्रॉपर्टी होता है, किसी का कोहेसिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है, तो डिपेंड करता है, ठीक है। एक्चुअल में एडहेसिव प्रॉपर्टी ज़्यादा और कम हो सकता है, कोहेसिव प्रॉपर्टी नहीं। कोहेसिव तो ऑलरेडी अपने मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन है, तो मर्क्यूरी इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर कोहेसिव प्रॉपर्टी। ओके, मतलब अपने मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन होना। अब हमारा मेन मोटिव वो नहीं है, मेन मोटिव हमारा यहाँ पे ये है कि पानी का जो ऊपर का मतलब ऊपर तक चढ़ता है तो कितना चढ़ेगा, किस किस कंडीशन पे ऊपर चढ़ेगा, और ग्रेविटी के केस में क्या होगा, सारा चीज़ को हम लोग समझेंगे यहाँ पे। डेंसिटी के केस में क्या होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट केस में इसका जो हाइट का जो इंक्रीमेंट है वाटर का, मतलब उस ट्यूब में वाटर का, वो किस तरीके से होता है और क्या होता है, उस चीज़ को हम लोग को यहाँ पे समझना है, ठीक है। अब यदि इस तरह का शेप बना रहा है तो देखो हम एक एग्जाम्पल बताते हैं। आप ये वाला समझ चुके हो कि ये ग्लास, मान लो ये ग्लास है हमारे पास, ग्लास कुछ इस तरीके से सरफेस, और उसके ऊपर वाटर को रखे तो कुछ इस तरीके का शेप बनाता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। और ये इसका टेंजेंट जो है, ये दिस वन टेंजेंट रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी को यदि हम माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ले आए तो यहाँ पे देखो, इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे दिखाएं, तो ये हो गया तुम्हारा क्या चीज़, सरफेस, वो कॉनकेव सरफेस वाटर का, थोड़ा सा डीप हुआ तो कुछ इस तरीके से दिखेगा पाइप में।
आप देखो ना इस टाइप से दिखेगा, मतलब थोड़ा सा डिप करके दे, इसको डिप नीचे की तरफ थोड़ा दिखेगा। तो ये मेरा जो टेंजेंट दिख रहा है, दिस वन टेंजेंट, ये टेंजेंट, ये मेरा कौन सा होगा, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन ग्लास एंड वाटर। वाटर और ग्लास के बीच में जो एंगल बन रहा है दैट वन इज थीटा, ये चीज़ है। तो जो यहाँ पे थीटा दिख रहा है वही थीटा तुमको यहाँ पे दिख रहा है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे तो उसी तरह का बनाएगा ना, क्योंकि ग्लास ये वाला है, ये वाटर है, तो हमको टेंजेंट तो ही दिख रहा है ना। तो दिस वन टेंजेंट रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। इधर से भी देखें, इस साइड से देखें तो ये दिखेगा, ठीक है। उसके अंदर साइड से देखें तो डिपेंड करता है, ये वाला बात कर रहे हैं हम टेंजेंट, ये देखो ऐसे, या तो यहाँ पे देखें तो ऐसे, उस साइड देखेंगे तो ऐसे, उस साइड देखेंगे तो ऐसे, क्योंकि पूरा इस टाइप राउंड राउंड टाइप से होता है ना, तो वो टेंजेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो ये चीज़ हमको यहाँ पे समझ में आया कि वो क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। और साथ में देखते हैं हम लोग कि अंदर क्या दिख रहा है, यहाँ पे डीप है, बीच में यदि मैं बोलूँ ये पाइप है और बीच में इधर कुछ नहीं है, इस साइड में लिक्विड जो है सो इधर नीचे डीप किया हुआ है, तो ऊपर कुछ नहीं है, मेरा वैक्यूम होगा, ऊपर वैक्यूम होगा। जैसे इस चीज़ को हम समझते हैं, थोड़ा पहले समझ लेते हैं हम लोग कि मान लो एक बबल है, वाटर बबल, एयर बबल कुछ इस तरीके से, और ये वाटर में है, वाटर के अंदर है, ये सॉरी इसके अंदर कुछ नहीं रखना है, वाटर के अंदर है। तो यहाँ पे क्या होता था, हम जानते हैं कि इंटरनल प्रेशर हमेशा ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर। तो एक्सटर्नल को हम वो से रिप्रेजेंट किए थे और इंटरनल को आई से रिप्रेजेंट किए थे। तो हमारा यहाँ पे जो रिजल्ट आता था, तो ये आया था कितना, कैलकुलेट किए थे, पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल्स टू 2s डिवाइड बाई आर। यहाँ पे 2s मतलब s क्या है, सरफेस टेंशन, r इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर, दिस वन रेडियस ऑफ द स्फेयर। तो इंटरनल प्रेशर माइनस एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल्स टू 2s डिवाइडेड बाई आर। तो वही चीज़ यहाँ भी है, यहाँ पे यदि देखें हम तो ये क्या है, अंदर वैक्यूम है, इस साइड वैक्यूम, ऊपर की साइड वैक्यूम है, और नीचे क्या है, लिक्विड है, वाटर है। तो अंदर जिधर लिक्विड, यहाँ पे देख लो लिक्विड क्या है, जहाँ लिक्विड है वहाँ पे क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर, और जहाँ पे वैक्यूम है वहाँ पे इंटरनल प्रेशर। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरनल प्रेशर, ये होगा एक्सटर्नल प्रेशर। तो यदि इसका इक्वेशन को हम यहाँ पे लिखना चाहें तो यही चीज़ लिखेंगे, पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू 2s डिवाइड बाई आर, इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। तो एक स्फेयर के लिए कुछ इस तरीके से, मतलब यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस है वो किसके बराबर है, 2s डिवाइड बाई आर। एस क्या है, सरफेस टेंशन, आर इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर। ए रेडियस हमको पता नहीं है, उसको हम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक है। वो रेडियस कितना होगा नहीं होगा उसको हम लोग कैलकुलेट यहाँ पे करेंगे भी। तो देखते हैं कितना है रेडियस। तो इस उसी को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे इस डायग्राम को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात है कि वो रेडियस हम लोग को पता नहीं है, किसका, हम लोग को इस ट्यूब का रेडियस तो पता है। इस ट्यूब का रेडियस जो है वो मान लेते हैं, ये ट्यूब का रेडियस कुछ इस तरीके से यहाँ तक होगा। तो इसका हम लोग मान लेते हैं रेडियस ए, ये जो यहाँ पे ए लिख देते हैं ना, और ये क्या है यहाँ पे, इसको लिख देना रेडियस ऑफ ट्यूब, ट्यूब का रेडियस है ये। अब बात करते हैं कि ये जो रेडियस, लिक्विड का रेडियस कितना होगा, जो उसके अंदर लिक्विड जो मेनिस्कस बना रहा है उसका रेडियस कितना होगा। तो उसका रेडियस को कैलकुलेट करने का सबसे बेटर तरीका मैं बता देता हूँ। मान लो एक हमारे पास कुछ इस तरीके का सर्कल है, ये सर्कल, तो यहाँ पे हम टेंजेंट कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस वन टेंजेंट। तो टेंजेंट है तो 100% इस टेंजेंट पे यदि मैं एक नॉर्मल दे दूँ कुछ इस तरीके से, नॉर्मल ले लूँ, नॉर्मल, तो ये कितना एंगल बना है, 90 डिग्री बनाया। मतलब ये नॉर्मल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी भी सर्कुलर पाथ पे यदि के टेंजेंट पे उसका रेडियस जो होता है हमेशा 90 डिग्री होता है। तो दिस वन टेंजेंट एंड दिस वन रेडियस बोथ आर इन परपेंडिकुलर, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे जो तुमको ये लिक्विड का दिख रहा है ये क्या कैसा है, स्फेरिकल है। उसी तरीके से एक तरीके से बोलें तो ये शेप जो दिख रहा है वो कैसा है, एक सर्कुलर टाइप से है। तो वैसी सिचुएशन में यदि मैं बोलूँ तो ये टेंजेंट देखो इसका है, दिस वन टेंजेंट, ये है इसका टेंजेंट, ठीक है। यहाँ एंगल कितना बना रहा है, दिस वन एंगल इज थीटा, ये थीटा एंगल बना रहा है। तो इस पर नॉर्मल हम ले लेते हैं, यदि नॉर्मल इसके ऊपर ले लेंगे, इस टेंजेंट के ऊपर नॉर्मल यदि हम ड्रॉ कर दें तो दैट वन नॉर्मल रिप्रेजेंट द रेडियस ऑफ द सर्कल या तो रेडियस ऑफ द स्फेयर वाटर का। तो नॉर्मल ड्रॉ करते हैं हम लोग, तो नॉर्मल इस पर जो ड्रॉ होगा कुछ इस तरीके से होगा, ये रहा रेड कलर का, आपको दिख रहा है नॉर्मल, ये देखो इस पर 90 डिग्री, उस टेंजेंट पे 90 डिग्री। तो अब हम लोग इसको आर मान सकते हैं, दिस वन इज द रेडियस,
ये रेडियस हो गया तुम्हारा किसका, लिक्विड का। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि आर इज द रेडियस ऑफ स्फेयर ऑफ लिक्विड, ये लिक्विड, या तो एक तरीके से एयर बबल लिख सकते हो यहाँ पे, आप पर डिपेंड करता है क्या लिखना चाहते हो। ठीक है, तो रेडियस ऑफ, ये हो गया तुम्हारा रेडियस ऑफ द लिक्विड। ठीक है, अब यहाँ तक हम लोग कैलकुलेट कर लिए। अब हम लोग को ये रेडियस मिल गया। अब एक चीज़ और जानना है यहाँ पे आपको कि देखो ये प्रेशर, यदि इस डायग्राम में देखें तो हम एक चीज़ और पढ़े थे पास्कल लॉ में। पास्कल लॉ में पढ़े थे कि यदि लिक्विड का लेयर सेम हो तो हम लोग को प्रेशर भी उस पॉइंट पे सेम मिलता है। तो यदि मैं यहाँ पे देखूँ, ये देखो ये सरफेस है, ये सरफेस, और इसका भी यहाँ पे सरफेस, तो इस पॉइंट पे आउटर मोस्ट में है ना, देखो लिक्विड के बाहर है, तो इसको क्या हम माने हैं, पी आई। आप देख सकते हो पी आई। तो जो प्रेशर यहाँ पे है वही प्रेशर इस पॉइंट के लिए होगा, इस लेवल के लिए पी आई होगा सेम। यदि मैं बोलूँ कि यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो 100% यहाँ भी क्या मिलेगा हमको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट वन, लिक्विड के अंदर, लिक्विड देखो यहाँ पे इंटरनल प्रेशर था, मतलब और उसके जस्ट इस लेयर का प्रेशर जो, ये लेयर का प्रेशर जो क्या है, पीओ। लेयर का मतलब हम लोग जब भी देखते हैं ना इंटरनल और एक्सटर्नल, तो ये पीओ जो दिख रहा है वो किसका है, बाहरी परत का ना। इस ये जो ड्रॉप है, ये बबल जो है, इस बबल के बाहरी सरफेस जो इसके जस्ट बाहर का सरफेस है उसका प्रेशर पीओ है, और अंदर की तरफ से जो प्रेशर लग रहा है दैट वन इज द पीआई। तो पीआई हमको यहाँ पे मिला तो उसी के हिसाब से यहाँ भी मिल रहा है हमको इस पॉइंट पे, और यहाँ भी वही है पीआई है, लेकिन इसके जस्ट अंदर क्या मिलेगा, पीओ मिलेगा। लेकिन एक चीज़ और है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि इतना दूर तक का जो लिक्विड है, यहाँ से इतना दूर तक का, जिसका हाइट हम मान लेते हैं कि इसका हाइट जो है यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, एक बार मैं यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर देता हूँ कुछ इस तरीके से कि मान लो ये मेरा कुछ इस तरीके से, ये डायग्राम आपका कुछ इस तरीके से है लिक्विड का डायग्राम, और ये पानी का जो लेयर है कुछ इतना हाइट तक चढ़ा है, ये इतना हाइट तक, एच हाइट तक गया है ऊपर। जब एच हाइट तक ऊपर ये गया है पानी, तो 100% यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं कि दिस वन प्रेशर इज द पीओ, और यहाँ पे है पीआई, यहाँ भी क्या होगा, पीआई। अंदर की बात हो रही है सिर्फ ये। तो यहाँ पे जो पीआई मतलब पीआई जो होगा इस पॉइंट पे वो कितना होगा, वो कितना होगा, या तो फिर यहाँ पे जो पीआई लग रहा है वो कितना होगा। तो हम जानते हैं कि जितना, यदि मैं इसको बैलेंस कंडीशन में दिखाना चाहूँ, या तो एक तरीके से ऐसा करो, गेज प्रेशर तुम लोग जानते हो, मतलब गेज प्रेशर ऑलरेडी पढ़ चुके हो, गेज प्रेशर, गेज प्रेशर, गेज प्रेशर को यदि मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूँ तो लिक्विड का डेंसिटी कितना है, रो, लिक्विड का डेंसिटी जो है सो रो है। तो वैसे सिचुएशन में हम गेज प्रेशर क्या जानते थे कि होता है पी आई इज इक्वल्स टू पी ओ प्लस रो जी एच, या तो पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल्स टू रो जी एच। गेज प्रेशर तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हम लोग, इस चैप्टर का स्टार्टिंग में ही पढ़े थे इसको, गेज प्रेशर। तो यहाँ से देखो, ये यहाँ से यहाँ तक एच हाइट तक के लिए जो प्रेशर होगा वो होगा दिस वन पी ओ प्लस रो जी एच, मतलब यहाँ से हाइट के अकॉर्डिंग हमको रो जी एच को यहाँ पे लगाना पड़ेगा, बिकॉज रो जी एच द गेज प्रेशर। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल्स टू रो जी एच, इसको बोलते हैं गेज प्रेशर। तो इस एच हाइट के लिए हमको कुछ इस तरीके से प्रेशर मिल रहा है इतना, पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल्स टू रो जी एच। तो यहाँ पे इसको हम लोग मान सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब दो इक्वेशन हमको यहाँ पे मिल गया है। अब दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में रख दें, या तो इक्वेशन 1 को 2 में रख दें। ऐसा कर दें कि हम लोग इक्वेशन 2 को यहाँ पे देखो, इक्वेशन 1 है ना, इसका वैल्यू को यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, या तो डायरेक्ट लिख सकते हो, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इसको छोड़ दें, 2 नहीं मानते हम लोग, फ्रॉम इक्वेशन 1 डायरेक्ट लिखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या होगा, पी आई माइनस पी ओ इज इक्वल टू, देखो क्या है, 2s/r, तो यहाँ पे लिखेंगे 2s/r इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, रो जी एच, दिस वन। तो 2s/r इज इक्वल्स टू हमको मिल गया रो जी एच, तो h यहाँ पे सब्जेक्ट कर लेंगे हम लोग। तो यदि h सब्जेक्ट करते हैं तो h का जो फॉर्मूला आएगा कितना आ जाएगा, देखो h इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 2s डिवाइडेड बाई h रो जी,
एच तो वहाँ ऑलरेडी यहाँ पे आ गया ना, तो ये मिल जाएगा हमको आर रो कुछ इस तरीके से। देखो 3 चीज़ मिलेगा यहाँ पे। आप देखो आर यहाँ से यहाँ चला जाएगा, मतलब आर तो ऑलरेडी है, फिर क्या आएगा, रो आएगा, फिर जी आएगा, एच सब्जेक्ट की है ना, ठीक है इतना। तो कुछ इस तरीके से इक्वेशन मिल रहा है, एच इज इक्वल टू 2s डिवाइड बाई आर जीरो, दिस वन। अब ये मिल गया हमको एच, इसको फिलहाल इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। अब हम लोग को आर कैलकुलेट करना है। आर एक्चुअली ये तो आर यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ये आर का वैल्यू हम लोग को पता नहीं है एक्चुअल में कितना वैल्यू इसका होना चाहिए। तो इसको हम लोग ए के रिस्पेक्ट में करते हैं, मतलब किसके रिस्पेक्ट में, कैपिलरी ट्यूब का जो ट्यूब है, ट्यूब के रिस्पेक्ट में हम इसका रिजल्ट जानना चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे इस डायग्राम में क्या है, ये रेडियस है किसका, लिक्विड का। ये जो रेडियस है ए से जिसको रिप्रेजेंट किया है, दिस वन रेडियस इज द ट्यूब मतलब रेडियस ऑफ द ट्यूब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। यदि यहाँ से हम लोग इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें दिस वन, तो ये 90 डिग्री, ये एक ट्रायंगल दिख रहा है, और जो थीटा ये है वही थीटा हमको यहाँ पे मिलेगा। आप इसको ज्योमेट्रिकल कैलकुलेट करोगे तो वही रिजल्ट मिलेगा। तो आपको यहाँ पे थीटा मिला, दिस वन थीटा इज इक्वल टू दिस वन थीटा, उसी के बराबर मिलेगा, ठीक है। तो क्योंकि देखो ये 90 डिग्री है ना, 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, लेकिन यहाँ से देखो ये यहाँ से यहाँ तक ए का रेडियस जो है 90 डिग्री है ना, तो 90 से जो एक्स्ट्रा इधर बन रहा है वही एक्स्ट्रा उधर बन रहा है, वही चीज़। तुम ज्योमेट्रिकली इसको देखोगे तो सेम एंगल मिलेगा आपको। तो ये थीटा है, ई आर है, ये वाला ए है। तो एक्चुअल में हमको कैलकुलेट करना है यहाँ पे आर। तो आर यदि आपको कैलकुलेट करना है तो ऐसी सिचुएशन में इस डायग्राम से यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल कुछ नाम दे दो इसका, ए बी सी, ए बी सी दे दिए, ए बी सी। तो इस ट्रायंगल से यदि मैं देखूँ तो आपको यहाँ पे कॉस थीटा निकालना है, कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है बी बाई एच। तो इसका बी कौन सा है, ए है, और एच कौन सा है, आर है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं ए बाई आर, दिस वन। तो आर यहाँ पे ए क्या मिल जाएगा हमको, ए इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा। लेकिन हमको क्या निकालना है, आर निकालना है। तो हम ए क्यों यहाँ पे सब्जेक्ट करें, हम लोग को आर सब्जेक्ट करना है। तो आर यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर हो जाएगा आपका, देखो आर इज इक्वल्स टू ए डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो ये मिल गया हमको आर, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। और इस तीसरा नंबर इक्वेशन को पुट कर देंगे दूसरा इक्वेशन में। आर का वैल्यू मिल गया ना, आर इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा इन विथ रिस्पेक्ट टू कैपिलरी ट्यूब के रिस्पेक्ट में हम लोग आर का वैल्यू को कैलकुलेट कर लिए हैं। अब देखो आर का वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 2। दूसरा इक्वेशन में इसको रख देते हैं। तो दूसरा इक्वेशन में इसको रखोगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा, एच इज इक्वल्स टू 2s डिवाइडेड बाई आर की जगह क्या है, ए बाई कॉस थीटा, और क्या है जी इंटू रो, दिस वन। अब इसको आगे कैलकुलेट करते हैं तो मिल जाएगा 2s कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या मिलेगा, मिल जाएगा आपको ए रो जी, दिस वन। मतलब h का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं फाइनली। ये मिल जाएगा 2s कॉस थीटा, वही चीज़ को फिर से एक बार लिख दे रहा हूँ, ए रो जी। अब इस इक्वेशन से हम लोग को क्या समझ में आ रहा है, देखो यही फाइनल इक्वेशन है इसका। इस इक्वेशन से हम लोग को पता चल रहा है कि कॉस थीटा का वैल्यू जितना कम होगा हाइट उतना ही उसका कम होगा, और जितना ज़्यादा होगा कॉस थीटा का वैल्यू थीटा का वैल्यू जितना लेस होगा हाइट जो है सो उतना ही ज़्यादा होगा। ऐसा क्यों, थीटा लेस तो एच का वैल्यू ज़्यादा क्यों होगा, बिकॉज कॉस थीटा का वैल्यू जितना कम होता है उतना ही इसका वैल्यू ज़्यादा मिलता है। जैसे कॉस जीरो का वैल्यू होता है 1, मैक्सिमम वैल्यू होता है इसका। कॉस थर्टी जाओ तो इसका होता है √3/2, तो वैल्यू घट गया। कॉस 60 में जाओ तो ये होता है 1/2, वैल्यू घट रहा है ना। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ रहा है तो इसका वैल्यू घट रहा है। तो यदि हम तो इसीलिए तो बोले कि यदि हम एंगल को सबसे कम रखें, एंगल जितना कम से कम होगा उतना ही हाइट जो है सो ज़्यादा होगा। तो ये एक तरीके से इन्वर्सली टाइप से दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एंगल के हिसाब से देखा जाए तो इन्वर्सली नहीं है, डायरेक्टली ही है। ये कम होगा तो ये भी कम हो जाएगा, ये ज़्यादा है तो ये ज़्यादा होगा। तो ये कम कब होगा, कॉस थीटा कम कब होगा, जब इसका एंगल ज़्यादा होगा। लेकिन एंगल का वैल्यू कम होगा तो ये ज़्यादा हो जाता है, तो हाइट भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट वन अपना है कैपिलरी ट्यूब का रेडियस। कैपिलरी ट्यूब का रेडियस क्या है, ए।
जो पाइप को उसके अंदर है, जो ट्यूब को हम उसके अंदर पुट कर रहे हैं, उसका उसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है इस ट्यूब का, ये रेडियस यदि बहुत कम हो, बहुत कम हो, देखो ये बहुत कम हो, बहुत पतला ट्यूब हो, तो उसका हाइट बहुत ज़्यादा, मतलब लिक्विड का हाइट जो है उसमें जो होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, मतलब उसके ऊपर पानी जो है बहुत ऊपर तक चढ़ जाएगा। और वही चीज़ पाइप का रेडियस जो है सो बहुत ज़्यादा होगा, यदि ए ज़्यादा होगा तो ऐसे सिचुएशन में इसका हाइट जो है सो क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो ये फंडा है। नेक्स्ट है डेंसिटी का केस। यदि हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के डेंसिटी का लेंगे लिक्विड को, तो वैसे सिचुएशन में उसका हाइट भी वेरी करेगा। जैसे लिक्विड, तो लिक्विड का डेंसिटी यदि कम है तो हाइट बहुत ज़्यादा मिलेगा। और वही चीज़ हम यदि उसके जगह पे दूसरा मटेरियल ले लें, मिल्क ले लें, तो मिल्क का डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन ऑफ वाटर, तो इन दिस केस हाइट विल बी लेस इन कंपैरिजन ऑफ वाटर। वाटर के कंपैरिजन में फिर हाइट आपको कम मिलेगा। तो ये इक्वेशन ये रिप्रेजेंट करता है, मतलब डेंसिटी यदि कम है तो हाइट ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है तो हाइट कम है। ठीक है, और ये तो खैर कांस्टेंट है ना, जी का वैल्यू। अब चाहो तो जी को भी वेरी करा सकते हो, बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाओ तुम, अर्थ से बहुत ज़्यादा ऊपर ले जाओगे तो जी भी वेरी करेगा, जी वेरी करेगा तो हाइट भी वेरी करेगा। ठीक है, तो जी कम तो हाइट ज़्यादा। तो ये सारा फंडा है। तो ये पूरे इक्वेशन से कुछ इस तरीके से हम लोग को समझ में आता है। तो यही इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, जिससे हमको पता चलता है कि किसी भी नैरो पाइप को यदि हम किसी लिक्विड में पुट करते हैं तो ऐसे सिचुएशन में जो लिक्विड का हाइट है वो कितना राइज करता है। बस इसी को हम लोग इस पूरे थ्योरी में रीड किए। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑफ द टुडे लेक्चर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।